जय हिंद साथियों। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम अब सामने आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब इतिहास में भी अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। ऐसे पर्सन जो एक बार हारने के बाद में फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बहुत कम गिने चुने राष्ट्रपति ही अमेरिका के जो हैं वो इस कैटेगरी में शामिल हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस उपलब्धि के लिए पहले तो हार्दिक बधाई, अभिनंदन और वंदन। लेकिन इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो चुनाव परिणाम है, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जब 47वें राष्ट्रपति का वो शपथ लेंगे 20 जनवरी को, जो कि अमेरिका में एक निर्धारित तिथि होती है, चुनाव की भी एक फिक्स होती है समय, और शपथ लेने का भी अमेरिका राष्ट्रपति का निर्धारित समय होता है, यानी 20 जनवरी 2025 को वो 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। तब अब देखना लाजमी होगा कि ट्रंप साहब के डिसीजंस क्या होंगे, उनके निर्णय क्या होंगे, उनकी नीतियां क्या होंगी, वो कौन सी पॉलिसीज को आगे लेकर के चलेंगे जिससे अमेरिका और साथ ही साथ शेष विश्व पर भी कुछ असर पड़े या पड़ने वाला होगा। इस पूरी की पूरी संकल्पना को, इस पूरे के पूरे जो भी परसेप्शंस हैं, जो भी अवधारणा है, उनको हम लोग डोनाल्ड ट्रंप साहब के अभी हालिया जो स्टेटमेंट दिए गए हैं चुनाव कैंपेनिंग के दौरान में, उसको लेकर के एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एनालिसिस इस वीडियो में यही किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के राष्ट्रपति बनने के बाद में, या कहें कि पुनः राष्ट्रपति बनने के बाद में, कौन कौन सी नीतियों पर, कौन कौन से उनके संबंध जो अमेरिका के शेष विश्व के साथ हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, भारत के साथ कौन से संबंध को तरजीह दी जाएगी, इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज का ये वीडियो डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए तमाम बिंदुओं की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं भारत को इससे फायदा होगा या दोनों को तनाव दोनों में आएगा। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है ट्रंप को जिताने में क्या भारतीय प्रवासियों का योगदान है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय समुदाय हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब का दिल से स्वागत किया है, और वो भी तब जब कमला हैरिस, जो कि डेमोक्रेट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रही थी, उनकी जड़ें भारत में ही हैं, इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को वहां के भारतीयों ने चुना है, अपना मत दिया है, अपना बहुमत उनको दिया है। तो इस तरह से संबंधों में क्या आगे उठापटक होगी, इस पर हम लोग अब थोड़े से समय में बात करने जा रहे हैं। पहले कुछ रिएक्शंस देखिए, चुनाव परिणाम आप देखिए क्या रहे अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए, और साथ ही साथ कुछ विश्व के जो सुप्रसिद्ध हस्तियां हैं उनके रिएक्शंस, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से प्रभाव होंगे, उसको लेकर के देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं ट्रंप जो है इलेक्शन जीत चुके हैं, ट्रंप साहब। और जब ट्रंप साहब इलेक्शंस जीत चुके हैं तो इसमें आप देखिए बहुत कम लोग शायद इस चीज पर फोकस करते हैं, और मैक्सिमम लोगों को यह पता चलता है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कितने कैंडिडेट थे। इतना हो हल्ला रहता है, इतना हाईलाइट रहता है कि लोग समझते हैं कि केवल डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और कमला हैरिस के बीच ही मुकाबला था। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है। और अगर ऐसा हम समझ रहे हैं तो हमारी नासमझी केवल होगी। आप पहले यह समझिए, मुख्य जो उम्मीदवार थे, ट्रंप साहब रिपब्लिकन पार्टी से थे और कमला हैरिस जो थी वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थी। लेकिन इसी में ग्रीन पार्टी से इस चुनाव में जिल स्टीन का नाम था, और अगर बात करेंगे रॉबर्ट केनेडी, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हुए थे, जो महत्वपूर्ण इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, और चेस ओलिवर ये लिबर्टेरियन पार्टी के उम्मीदवार थे। तो आपको समझ लेना है कि फाइनली, और अदर कैंडिडेट्स भी कुछ रहे हैं वहां पर, लेकिन ये जो 5 कैंडिडेट हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में, इनको तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि भाई ट्रंप साहब रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं, कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट थी, जिल स्टीन ग्रीन पार्टी की कैंडिडेट थे, रॉबर्ट केनेडी इंडिपेंडेंट थे वहां पर, और चेस ओलिवर जो थे ये लिबर्टेरियन पार्टी के कैंडिडेट थे। तो 5, जिसमें से अगर हम लोग बात करें मुख्य मुकाबला जो है वो ट्रंप साहब और कमला हैरिस जी के बीच हुआ, जिसमें कमला हैरिस जी को 226 जो वोट मिले हैं इलेक्ट्रॉल के, तो 226 इलेक्ट्रॉल वोट इनको मिले हैं, और ट्रंप साहब को 295 इलेक्ट्रॉल वोट मिले हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल 538 इलेक्ट्रॉल वोट में, अमेरिका में कुल 538 इलेक्ट्रॉल वोट पर फैसला होता है, तो कुल 538 इलेक्ट्रॉल वोट में ट्रंप साहब को 295 वोट मिले, जबकि जीतने वाले
उम्मीदवार के लिए कितना वोट सिक्योर करना था? 270 वोट। तो यानी यहां पर साफ तौर पर है कि ट्रंप साहब ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और वो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर अब जो है शपथ लेंगे 20 जनवरी 2025 को निर्धारित तिथि के दिन। हम लोग बाद में बात करेंगे कि आखिर 5 नवंबर को ही इलेक्शंस क्यों कराए गए और 20 जनवरी को ही क्यों वहां पर शपथ लिया जाता है। ये किसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज बहुत सारे इश्यू पर हमारे पास इस वीडियो में बात करनी है। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ रिएक्शंस। ट्रंप साहब के जीतने पर आप देख सकते हैं यहां पर जेफ बेजोस साहब, अमेजॉन के जो फाउंडर हैं, उनका रिएक्शन। उन्होंने ट्रंप साहब को कांग्रेचुलेट किया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा ये एक तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल कमबैक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्वागत किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल कमबैक का नाम दिया है जेफ बेजोस साहब ने ट्रंप साहब के कैंडिडेचर को। मतलब ट्रंप साहब जो जीते हैं दोबारा, इसी चीज को उन्होंने कहा है। ठीक है, और अब मैं आपको बात करता हूं, चूंकि ट्रंप साहब देखिए इस पॉइंट को देखिएगा। इन अ पोस्ट ऑन एक्स यानी दैट मींस ट्विटर, Bezos said, "Big congratulations to our 45th and now 47th president on an extraordinary political comeback and decisive victory. No nation has bigger opportunities. Wishing Donald Trump all success in leading and uniting the America we all love." मतलब 45वें तो प्रेसिडेंट ये थे ही, आपको पता है कि 45वें राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप साहब वहां पर रहे हैं। 46वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा था उन्होंने, लेकिन जो बाइडेन साहब से हार गए थे जो कि डेमोक्रेट्स थे, और अब 47वें राष्ट्रपति के तौर पर वो जीत चुके हैं चुनाव को। तो इसी को लेकर के जेफ बेजोस साहब ने उनको कांग्रेचुलेट किया है। तो एक आपने इनका स्टेटमेंट देख लिया। अब रिएक्शंस बस देखते जाइए ग्लोबल जो अलग अलग क्षेत्र के लीडर्स हैं उनका। दूसरा आप देखिएगा हमारे पास तो अल्फाबेट सीईओ सुंदर पिचाई साहब का स्टेटमेंट देखिए। इन्होंने ट्रंप साहब के जो जीते हैं चुनाव, इनकी विक्ट्री को कहा है गोल्डन एज ऑफ अमेरिकन इनोवेशन। अब अंदाजा लगा लीजिए, जो हमारे सुंदर पिचाई साहब हैं उन्होंने इसे अमेरिका के इनोवेशन यानी अमेरिकी नवाचार के लिए गोल्डन एज की संज्ञा दी है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। अब जरा देखिए, Congratulations to President Donald Trump on his decisive victory. We are in a golden age of American innovation and are committed to working with his administration to help bring the benefits to everyone, he said in his post. किस तरह से विश्व की हस्तियों के द्वारा वेलकम किया जा रहा है ट्रंप साहब के इस जीत का। अब आगे कुछ और आप इमेज देख सकते हैं और सोचिए कितनी विक्ट्री इंपॉर्टेंट है। ये बहुत हमें इंपॉर्टेंट अभी इसमें समझना होगा हर एक चीजों को। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन सत्या नडेला साहब का स्टेटमेंट आता है। सत्या नडेला साहब जो हैं इसमें कहते हैं, ये भी बोलते हैं, कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट ट्रंप, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग विथ यू एंड योर एडमिनिस्ट्रेशन टू ड्राइव इनोवेशन फॉरवर्ड दैट क्रिएट्स न्यू ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड। इन्होंने अपने साफ स्टेटमेंट में कहा कि हम आपके प्रशासन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक ऐसे इनोवेशन की रूपरेखा रखना चाहते हैं जो न केवल अमेरिका के लिए बल्कि शेष विश्व के लिए भी क्या हो, काफी इंपॉर्टेंट हो। आगे अगर देखें हम लोग, भाई इस फोटो की तो जितनी कल्पना की जाए उतनी कम है। मोदी जी ने कहा कि मैंने तो ट्रंप साहब को फोन किया और फोन करके उनको बधाई दी है। भारत और अमेरिका के संबंधों में ट्रंप साहब के होने या ना होने से माना जा रहा था कि फर्क पड़ रहा था, क्योंकि मोदी जी और ट्रंप साहब की दोस्ती अपने आप में अभूतपूर्व है और दोनों एक दूसरे से जब मिलते हैं तो काफी गर्मजोशी रहती है, दोनों के संबंधों में काफी नजदीकी देखने को मिलती है। तो अब देखिए हमारे मोदी साहब ने कहा है, हैड अ ग्रेट कन्वर्सेशन विथ माय फ्रेंड। देखिए बहुत मोदी जी के लिए बहुत कम लोगों के लिए फ्रेंड शब्द का यूज करते हैं, और इस स्टेटमेंट में आप देखिएगा, हैड अ ग्रेट कन्वर्सेशन विथ माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज स्पेक्टेकुलर विक्ट्री, looking forward to working closely together once again to further strengthen India-US relation across technology, defense, energy, space and several other sectors, tweets Prime Minister नरेंद्र मोदी। यानी नरेंद्र मोदी साहब ने अपने ट्वीट में ही साफ तौर पर बता दिया कि उन्होंने ट्रंप साहब को फोन करके कांग्रेचुलेट किया, और जो कांग्रेचुलेट किया उसके साथ साथ इन्होंने साफ तौर पर बताई है, ये देखिए कि भारत और यूएस के रिलेशन के बीच में कौन कौन से सेक्टर को तरजीह दी जाएगी। इंडिया यूएस रिलेशन अक्रॉस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस एंड सेवरल अदर सेक्टर्स।
यानी भारत ने अपनी तरजीह बता दी कि हम अमेरिका के साथ आगे बढ़ेंगे, इन क्षेत्र में आगे लेकर के चलेंगे। तो भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि की बात भी है, माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी बनता, उससे भारत के संबंधों पर तो असर पड़ना ही है और भारत को लेकर चलना ही पड़ेगा, अगर आप इंडो पैसिफिक बेल्ट की पॉलिटिक्स करते हैं तो। अब इसमें होता है क्या कि एक प्रो इंडियन माइंडसेट का हो और एक नॉन प्रो इंडियन माइंडसेट का हो, तो इसको लेकर के बात हो रही है। हालांकि कुछ चिंताएं तो हैं, ऐसी नहीं कह सकते कि सारा कुछ अच्छा ही हो जाएगा, कुछ चिंताएं हैं, और क्या चिंताएं हैं उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अब नए आप यहां पर देख सकते हैं, मोदी जी ने जब ट्वीट किया तो उसके बाद हमारे पास जो खड़गे साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कांग्रेचुलेट किया ट्रंप साहब को, और उन्होंने कहा ऑन इट्स सोशल मीडिया हैंडल एक्स, खड़गे साहब सेड on the behalf of the Indian National Congress, we extend our congratulations and best wishes to President Donald Trump for his election victory. तो भाई अब मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी भारत में कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी ग्रीटिंग्स को एक्सप्रेस किया है ट्रंप साहब के इलेक्शंस को लेकर के। तो तमाम तरह से उपलब्धियां उनके सामने, या कहिए कि बधाई संदेश उनको भेजे जा रहे हैं शेष विश्व की तरफ से, और ये आप यहां पर देख सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए, बेंजामिन नेतान्याहू, सबसे बड़ी जो जबरदस्त बात आ रही है वो इनके साइड से ही आ रही है। अब देखिए, नेतान्याहू ट्रंप डिस्कस ईरान थ्रेट, जीतने के बाद में दोनों में बात हुआ और ईरान के खतरे को लेकर के दोनों के बीच बात हुई है। यह भी सोचना होगा कि मिडिल ईस्ट को लेकर के ट्रंप साहब की पॉलिसी क्या है, क्योंकि ट्रंप साहब बेंजामिन नेतान्याहू को काफी आगे रखते हैं, उनकी दोस्ती जग जाहिर है। और आपको पता होगा अब्राहम अकॉर्ड 2020 का, ट्रंप साहब ने जाते जाते अरब देशों के साथ इजराइल के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अब्राहम अकॉर्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इजराइल को अरब देशों से मान्यता दिलाने की एक सच्ची पहल की थी। तो इसीलिए बेंजामिन नेतान्याहू साहब इजराइल में उन्होंने काफी इसका जोरदार स्वागत किया है। In a statement, Israeli PM Benjamin Netanyahu office said he spoke to Donald Trump and discussed the Iranian threat to Israel security. यहां पर देख सकते हैं अभी जीते हैं, रिजल्ट आया है, और यहां पर कहा जा रहा है कि जो ईरान का जो थ्रेट है इजराइल सिक्योरिटी के लिए, उस पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। The conversation was warm and cordial. The Prime Minister congratulated Trump on his election victory and the two agreed to work together for Israel's security. The two also discussed the Iranian threat, Netanyahu's office said. मतलब आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन माहौल अब से ही बनाया जा रहा है कि ट्रंप साहब अगर आएंगे तो ईरान को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर हैं। अब देख सकते हैं मार्केट पर क्या असर पड़ा। अब थोड़ा सा असर की हम लोग बात करते हैं। ट्रंप साहब जीते तो मार्केट का रिएक्शन कैसा था, और सबसे पहले बात करते हैं यूएस स्टॉक मार्केट की। आप देखिए, Trump's victory led to hopes that his administration would offer tax cut and support domestic companies, which caused small cap US stock to rally beyond expectation. ठीक है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर आई है, देख सकते हैं। While Bitcoin hit a record high and the dollar was set for its biggest one-day jump in 4 years. ट्रंप साहब की विक्ट्री पर माना गया कि जो बिटकॉइन है उसमें काफी ज्यादा तेजी देखी गई और डॉलर ने सबसे ज्यादा लंबी छलांग लगाई है। देखिए, अब ऐसा आसान नहीं है। देखिए, अमेरिकन मार्केट में अगर कुछ होगा, क्योंकि डॉलर जो है ना, एक समझिए कि यूनिवर्सल करेंसी के तौर पर स्थापित है, सबसे सर्वमान्य मुद्रा के तौर पर जो इंटरनेशनल ट्रेड का काम करती है। तो डॉलर अगर मजबूत हो रहा है तो आपके संबंधों पर भी तो असर पड़ेगा। तो हर एक पहलुओं को आपको समझना होगा और सोचना होगा। लेकिन यूएस का जो मार्केट है, उस मार्केट ने ट्रंप साहब के जो क्लीन मेजोरिटी है उसका काफी ज्यादा स्वागत किया है, अपनी बाहें फैला दी हैं उनके लिए, और मार्केट काफी ज्यादा ऊपर चढ़ रहा है ट्रंप साहब की विक्ट्री को लेकर के। अब अगर बात करते हैं यूएस इलेक्शन रिजल्ट में चाइना का क्या आया रिएक्शंस, क्योंकि ट्रंप साहब चाइना को लेकर के भी बड़े स्पष्टवादी रहे हैं। आप देख सकते हैं, वी रेस्पेक्ट द चॉइस ऑफ द अमेरिकन पीपल एंड एक्सप्रेस आवर कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, द फॉरेन मिनिस्ट्री सेड इन अ स्टेटमेंट। तो शी जिनपिंग साहब के तरफ से वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को कांग्रेचुलेट किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम रेस्पेक्ट करते हैं अमेरिकन पीपल के चॉइस का। लेकिन पूरा विश्व जानता है जिनपिंग साहब और ट्रंप साहब की अदावत को। ठीक है, तो यह भी देखना आने वाले समय में होगा कि चाइना के साथ वो हार्ड कोर पॉलिटिशियन वाली पॉलिटिक्स लेकर के चलते हैं या सॉफ्ट कोर पॉलिटिशियन वाली पॉलिटिक्स लेकर के चलते हैं।
अब देखिए एक चीज शायद आपने गौर नहीं किया, देखिए ट्रम्प साहब ने जो कैप पहना है, इस कैप में इनका इमेज में देखिए क्या लिखा हुआ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी हम क्या करेंगे, अमेरिका को फिर से ग्रेट करेंगे। और पता है आपको शायद ये जानकारी आपको यह भी पता होगी कि जब ट्रम्प साहब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उनके कान के बीच से, कान के बगल से एक गोली चली थी, ध्यान होगा। और उन्होंने कहा था, उस समय भी उनका जो नारा था, कहा था मैं कर दिखाऊंगा और मैं अमेरिका को आगे लेकर के जाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे थोड़ा सा और इसमें देखते हैं। देखिए, ट्रम्प इकोनॉमिक स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन टैक्स कट, टैरिफ एंड इमिग्रेशन रिफॉर्म्स। ट्रम्प साहब जब चुनाव, आखिर ये बात आई कहां से, ट्रम्प साहब जब चुनाव प्रचार अपना कर रहे थे तो उस चुनाव प्रचार के दौरान ही ट्रम्प साहब ने साफ तौर पर स्टेटमेंट दिया था, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प इज सेट टू रिटर्न टू द व्हाइट हाउस with ambitious plans that include broad import tariffs, tighter immigration policies, and additional tax cuts. Analysts predict these measures may provide a short-term economic boost, but could also lead to larger budget deficit, slower workforce growth, and rising inflation. यह भी कहा जा रहा है कि जब ट्रम्प साहब आए हैं, चूंकि जैसा अभी तक देखिए, अभी जो भी बातें चल रही हैं वो परसेप्शन बेस्ड है। ट्रम्प साहब जीते हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है, ट्रम्प साहब जीते हैं, लेकिन जो बातें चली हैं उनके इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर के है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं इन्फ्लेशन को कम करूंगा, ठीक है ना, इन्फ्लेशन कम करूंगा, साथ ही साथ इमिग्रेशन जो पॉलिसी हमारी अप्रवासी जो नीति है उसको मैं सुधार करूंगा, टैरिफ को लेकर के उन्होंने बात की थी, टैक्स को कट करने की बात की थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें आएगा, लेकिन इससे समस्याएं भी हैं। ये कहा जा रहा है कि इससे आगे आने वाले समय में बजट डेफिसिट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो चिंताएं तो रहेंगी। ट्रम्प अ रिपब्लिकन who triumphed over Democratic Vice President Kamala Harris in Tuesday's election will inherit an economy that has recently outperformed other developed nations under Democratic President Joe Biden. Despite aggressive interest rate hikes by the Federal Reserve to curb the highest inflation since the 1980s, the economy has managed to avoid the predicted recession. देखिए, यह भी कहा जा रहा है कि 1980 के दशक के बाद में इकोनॉमी ने सबसे ज्यादा वहां पर अमेरिका में हाईएस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिला है, महंगाई बहुत उच्च स्तर पर देखने को मिली है। तो अब इसमें भी देखना होगा कि ट्रम्प साहब की पॉलिसीज इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको कम करने के लिए कौन से उपाय अपनाती है। वॉल स्ट्रीट स्मैशेस रिकॉर्ड्स, डॉलर सोर्स एज ट्रम्प विंस। देख सकते हैं आप, वॉल स्ट्रीट रैलीड इनटू रिकॉर्ड टेरिटरी, द डॉलर soared and Bitcoin scaled a new peak Wednesday as the world gears up for another Donald Trump presidency. सब में उछाल आ रहा है। वॉल स्ट्रीट जो है, जो वहां का है शेयर मार्केट को आप देख सकते हैं, वहां आगे बढ़ा रहा है, डॉलर अपने लेवल पर जा रहा है, उच्चतम स्तर पर। द रिपब्लिकन कैंडिडेट मेड अ स्टनिंग पॉलिटिकल कमबैक एज ही डिफीटेड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस टू रिटर्न टू द व्हाइट हाउस 4 years आफ्टर लूजिंग इट टू जो बिडेन। आपको पता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अब देखिए, द डॉ जंप्ड 3% while the S&P 500 एंड नैस्डैक कंपोजिट एडेड 2% इन अर्ली डील्स। जो शेयर मार्केट्स हैं उसमें काफी ज्यादा उछाल ग्रोथ देखने को मिला है ट्रम्प साहब की विक्ट्री को लेकर के। अब देखिए, व्हाट डज ट्रम्प 2.0 मीन फॉर यूएस फॉरेन पॉलिसी। ट्रम्प साहब का दूसरा कार्यकाल अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कैसा रहेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, एक्सपर्ट से ट्रम्प इज लाइकली टू हार्डन अप्रोच टू यूक्रेन एंड चाइना एंड इन्फ्यूज मोर अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट। ऑन द कैंपेन ट्रेल दिस टाइम अराउंड ट्रम्प प्रॉमिस टू टैकल अ रेंज ऑफ डोमेस्टिक इशूज इंक्लूडिंग इमिग्रेशन एंड इन्फ्लेशन। देखिए, इसी पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। ट्रम्प साहब ने अपने कैंपेनिंग में साफ तौर पर कहा था कि जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जो अमेरिका के जो घरेलू मुद्दे हैं, उन घरेलू मुद्दों को मैं सुलझाऊंगा, जिसमें इमिग्रेशन शामिल है और इन्फ्लेशन शामिल है। इन्होंने भी बात कही थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा था, ही ऑल्सो सिग्नल्ड अ रिटर्न टू हिज अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी इंडिकेटिंग अ टर्न टूवर्ड्स ग्रेटर आइसोलेशनिज्म एंड लेस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। देखिए, ट्रम्प साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन में एक बात कही थी, क्या, कि मैं जो हूं अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर काम करूंगा। इस स्टेटमेंट को आप समझिएगा, अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी पर काम करूंगा, यानी मेरे लिए अमेरिका सर्वोपरि है। और साफ तौर पर जब अनुमान लगाया गया, जब उन्होंने अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी की बात की, तो अनुमान लगाया गया, क्या ट्रम्प साहब इंडिकेट कर रहे हैं अमेरिका के आइसोलेशन को लेकर के वर्ल्ड ऑर्डर से,
क्या वो ट्रंप साहब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को कम करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता रहता है, जो कोलैबोरेशन रहता है, उससे कम सब ये रखेंगे, जुड़ाव रखेंगे? ये कहा जा रहा था उनके इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर के, ऐसा परसेप्शन लोगों ने लगाया। बट दैट डिड नॉट प्रिक्लूड ट्रंप फ्रॉम मेकिंग grandiose claims of being able to end Russia's war against Ukraine within 24 hours of taking office, bringing peace to the Middle East and exerting dominance over China, one of the US largest geopolitical rivals. लेकिन ट्रंप साहब ने यह भी घोषणा की थी कि जिस दिन मैं ऑफिस संभाल लूंगा, ट्रंप साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन में यह भी घोषणा की थी, इसलिए उम्मीद लगाया जा रहा है कि जब मैं ऑफिस संभालूंगा, अमेरिका राष्ट्रपति अगर मुझे लोगों ने यहां का चुना, तो मैं 24 घंटे के भीतर, ऑफिस संभालने के 24 घंटे के भीतर रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवा दूंगा। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने से, उसको खत्म कराने से ग्लोबल जो सप्लाई चेन है ना, ग्लोबल जो सप्लाई चेन है, उसमें फिर से क्या होगी, अबाध आपूर्ति होगी। तो ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उनकी घोषणा को। तो अब यही देखा जा रहा है कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की बात करेंगे, तो इसका तात्पर्य ग्रेटर आइसोलेशनिज्म की बात नहीं है। ट्रंप साहब जो चीजें हैं जो अमेरिका को इशू क्रिएट कर सकती हैं, उस पर जरूर से जरूर अपना दृष्टिकोण रखेंगे। और साथ ही साथ चाइना को लेकर के मैंने क्या कहा था कि चाइना जो उनका सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल राइवल्स है, बड़े स्पष्टवादी रहे हैं ट्रंप साहब, उनके साथ भी उनकी पॉलिसी थोड़ी हार्डकोर वाली देखने को मिल सकती है। अब देखिए, एक लेख छपा इजराइल्स बेस्ट फ्रेंड, इजराइल को लेकर के क्या पॉलिसी है वो देखिए, क्योंकि इजराइल की पॉलिसी को समझिएगा तो मिडिल ईस्ट के रिलेशंस को आपको समझ में आ जाएगा। हमास को लेकर के, गाजा को लेकर के ट्रंप साहब की भूमिका क्या है, ये यहां पर आपको चीजें समझ में आएंगी। इजराइल्स बेस्ट फ्रेंड, इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वंस डिस्क्राइब ट्रंप एज द बेस्ट फ्रेंड दैट इजराइल हैज एवर हैड इन द व्हाइट हाउस। सबसे बड़ी बात, बेंजामिन नेतन्याहू साहब कहते हैं कि व्हाइट हाउस में अब तक जितने भी राष्ट्रपति आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई मजबूत साथी है, सबसे ज्यादा सार्थक कोई साथी है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो अब इजराइल की तो समझिए कि यहां पर तूती बोल रही है कि नहीं, ट्रंप साहब अब हमें तो यहां से आगे लेकर के चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो बाइडेन साहब मिडिल ईस्ट को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच नहीं दिखा पा रहे थे। While in office, Trump moved the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem in a move that was widely denounced by Palestine and international law expert। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जब ट्रंप साहब 45वें प्रेसिडेंट थे, तो क्यों आखिर ऐसा माना जा रहा है कि वो बेस्ट फ्रेंड है? कोई तो ऐसा कार्य उन्होंने किया होगा। तो जब 45वें राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने क्या किया था, जो अमेरिका की जो एम्बेसी थी, उसको उन्होंने तेल अवीव से जेरूसलम स्थानांतरित कर दी थी, जो पहले के राष्ट्रपति नहीं कर पाए थे। He also recognized Israel's claim to the occupied Golan Heights in Syria, और उन्होंने साथ ही साथ सीरिया में जो गोलन हाइट्स है, उस पर इजराइल का अप्रूवल दे दिया था। तो ये इजराइल को लेकर के उन्होंने हमेशा क्या किया है, फॉरवर्ड पॉलिसी दिखाई है। His administration brokered the so-called Abraham Accord, a series of agreements that formalized diplomatic and economic relation between Israel and handful of Arab countries। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अरब कंट्री और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड कराया, और अब एक तरह से समझिए कि इजराइल को मध्यस्थता, इजराइल को उन्होंने स्टेटस प्रदान करवाया इसके द्वारा। नैन्सी ओकेल, प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ द सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिसी थिंक टैंक, said Trump largely believes that throwing money at the problem is the answer to solving conflict in the Middle East। उन्होंने साफ तौर पर कहा है क्या, जो नैन्सी ओकेल हैं, ये सीईओ हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी रिसर्च की, उन्होंने कहा ट्रंप साहब जो इस चीज में बिलीव करते हैं कि थ्रोइंग मनी एट द प्रॉब्लम, जहां समस्या है वहां पर पैसा फेंको, इज द आंसर टू सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट पर्पस है। But contrary to Trump's claims that he would bring calm to the region if re-elected, critics say his arms for peace framework has also a failure, as evidenced by Israel's devastating military campaigns in Gaza and Lebanon, which have pushed into the Middle East to the brink of all-out war। तो यहां भी थोड़ा सा एक समस्या है कि ट्रंप साहब कॉन्ट्रेरी तो थोड़ा सा है, यहां पर दिख रहा है कि भाई अलग अलग चीजों को लेकर के अनिश्चितता का वातावरण रहता है। अब इस पर भी देखना पड़ेगा हमारे पास। अब थोड़ा सा देखना है, इजराइल इन जेरूसलम सी ट्रंप रिटर्न एज गॉड्स प्लान। देखिए, सबसे बड़ी बात है मिडिल ईस्ट को लेकर के, इजराइल को लेकर के, इजराइल का कहना ये तो भगवान का देन है। इजराइल ने बेस्ट फ्रेंड नहीं बोला, बोला कि ये तो भगवान की योजना है कि ट्रंप साहब को 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर लाया गया है। अब देखिए क्या कहा गया है यहां पर,
I believe in God, so this is a part of God's plan, said Esther Henderson, 44, a shopper at the popular Mahane Yehuda market in the ancient city. जेरूसलम के जो सिटी है उन्होंने उसे गॉड प्लान कहा है. I feel like this is a part of God showing us that the evil side, the more corrupt the globalism is starting to fall down, she added. अब ये सोचिए कि अगर हम लोग बात करते हैं जेरूसलम के लोगों की प्रतिक्रिया, तो जेरूसलम के लोगों की प्रतिक्रिया ट्रंप साहब को लेकर के कही जा रही है कि यह भगवान की योजना है. अपने आप में अभूतपूर्व ये बात है. अब देखिए, हॉस्टिलिटी टुवार्ड्स ईरान, इससे कौन पीछा छुड़ा सकता है कि ट्रंप साहब और ईरान की जो हॉस्टिलिटी है, जो शत्रुता है, वो जग जाहिर है. अब देखिए, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझिएगा आप अच्छे से. यहां पर ट्रंप मेंटेन्ड अ हार्ड लाइन अगेंस्ट ईरान बोथ इन एंड आउट ऑफ द व्हाइट हाउस. जब वो व्हाइट हाउस में थे तब भी और जब वो व्हाइट हाउस से बाहर थे तब भी उन्होंने ईरान को लेकर के हमेशा जो है हार्डकोर पॉलिटिक्स वाला एक रिलेशन दिखाया. ड्यूरिंग ट्रंप टेन्यूर एज प्रेसिडेंट, द यूएस unilaterally withdrew from a 2015 agreement that saw Iran scale back its nuclear program in exchange for a lifting of international sanctions against its economy. आपको पता होगा 2015 में ट्रंप साहब से पहले के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो उस समय क्या हुआ था, ईरान से सैंक्शन हटाया गया था. उसको उसका जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी कि भाई आप चलिए आगे बढ़िए लेकिन पीस के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर से प्रतिबंध लगा दिया था. His administration heaped crippling sanctions against Tehran and authorized the assassination of top Iranian general Qasim Soleimani and attacked that full tensions across the region. When I was president, देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, ट्रंप साहब का स्टेटमेंट. When I was president, Iran was in total check. They were strapped for cash, fully contained and desperate to make a deal, he said in a campaign statement in अर्ली अक्टूबर. जब अक्टूबर में वो कैंपेन करे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ईरान को हमने बिल्कुल अलग थलग कर दिया था. वो पैसे के लिए वंचित हो गया था, उसको हमने समझिए एक तरह सीमित कर दिया था और वह समझौता करने की स्थिति में किसी से नहीं था. तो ईरान को लेकर के ट्रंप साहब शुरुआत से ही हार्डकोर रहे हैं. अब इस पॉलिसी को लेकर के देखना है कि क्या होना है. यूक्रेन एंड रशिया, देखिए एक सीधा सा फैक्ट समझिए. ट्रंप साहब को माना जाता है कि व्लादिमीर पुतिन साहब के ये काफी नजदीक माने जाते हैं और इनका साफ मानना है कि अगर आपको ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करना है तो यूएस और रशिया का रिलेशन मेंटेन होना जरूरी है. साफ तौर पर ट्रंप साहब ये भी जानते हैं कि चाइना हमारा, ट्रंप साहब रशिया से ज्यादा चैलेंज का कंट्री मान रहे हैं चाइना को. तो वो चाहते क्या है कि रशिया के साथ हमारा जो रिलेशन रहे, यूएस का रिलेशन, वो अच्छा रहे और चाइना पर हम मेन फोकस करें. तो इस कारण से यूक्रेन और रशिया जो वॉर चल रहा है इसको खत्म कराने में उनकी एक प्रमुख भूमिका मानी जा रही है ना. ट्रंप, who has reportedly maintained close ties with Putin, has also criticized Zelensky's request for additional US assistance to Ukraine, saying it never ends. ट्रंप साहब ने जो है, जब आप देख सकते हैं कि जहां पर जो जेलेंस्की साहब हैं, जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, वो जब यूएस का अधिक असिस्टेंस मांग रहे थे तो उन्होंने आलोचना की कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इसको एंड करना होगा और ये युद्ध तुरंत अब जल्दी जल्दी खत्म करना होगा. तो यह भी माना जा रहा है कि यह युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म होगा और जब युद्ध खत्म होगा तो ग्लोबल सप्लाई चेन प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, एनर्जी सिक्योरिटी की नौबत आएगी. इन सब पर बात किया गया है. अब भाई सबकी बात होगी तो अपने भारत की क्यों नहीं? जब मोदी जी ट्रंप साहब को अपना अभिन्न दोस्त, जिगरी यारा, मित्र का नाम देते हैं, गले मिलते हैं, और ट्रंप की जीत से भारत को क्या नुकसान या फायदा होगा. और आपको पता है पिछले जब इलेक्शन कैंपेन में मोदी जी ने एक बार फिर से ट्रंप सरकार की बात भी की थी, तो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था साथ साथ. तो अब देखना है कि भारत के साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे. आने वाले 2 स्लाइड्स के भीतर मैं 5-5 बिंदुओं की चर्चा करूंगा जिसमें भारत को कुछ फायदा और कुछ नुकसान होने की संभावना दिखती है. इसको देखिएगा. ट्रंप की जीत से क्या हो सकते हैं भारत को 5 फायदे, इसको जरा देखते हैं. भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है. एक्सपोर्ट सेक्टर को, निर्यात को हमारा महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है. क्योंकि चीनी प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ है, ये अमेरिकी मार्केट में ऑटो पार्ट्स, सौर उपकरण और रासायनिक उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्माताओं की प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकते हैं. तो हम अपने एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा सकते हैं. ये तो ठीक है, माना जा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट में दिक्कत भी आ सकती है. क्यों आएगी बताएंगे. दूसरा, ट्रंप की जो जीवाश्म ईंधन नीति है, फॉसिल फ्यूल पॉलिसी है, और चीनी की धीमी इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण ऊर्जा लागत कम हो सकती है. जो हमारा जो एनर्जी जो कॉस्ट है वो कम हो सकता है.
इससे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जैसी भारतीय तेल कंपनियां और आईजीएल और एमजीएल जैसी गैस वितरण कंपनियों के लिए फायदा हो सकता है। मतलब हमारी एनर्जी सेक्टर में भी बेनिफिट हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में तेजी आ सकती है। अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर उनका ध्यान भारत डायनेमिक्स और एचएएल जैसी भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए यह काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि दोनों तो क्लोज टाइज को मेंटेन करेंगे। और ऐसे भी ट्रंप साहब जो हैं चाइना को प्रतिसंतुलित करने के लिए इंडो पैसिफिक बेल्ट की वकालत करते हैं और इंडो पैसिफिक बेल्ट में वो भारत को अभिन्न मित्र का दर्जा देते हैं। दुनिया के कई देशों में फैले तनाव को ट्रंप खत्म कर सकते हैं। ऐसे में सप्लाई चेन में सुधार होगा, जिससे भारतीय व्यापार को मदद मिल सकती है। मैंने अभी बार बार मैं इसी बात बता रहा हूं कि ग्लोबल सप्लाई चेन सुधरेगा और इससे क्या होगा, भारत की कंपनियों को भी फायदा मिलेगा ट्रेड में। ट्रंप साहब का जोर अमेरिका के औद्योगिक विकास पर होता है। ऐसे में दोनों देशों में काम करने वाली कंपनियों को लाभ हो सकता है। इनमें एबीबी, सीमेंस, कमिंस, हनीवेल, जीई, टी&डी और हिताची एनर्जी जैसी कंपनी शामिल है। अब देखिए, ट्रंप के नेतृत्व में कारोबारी माहौल में सुधार हो सकता है। इससे संभावित रूप से कॉर्पोरेट टैक्स में कमी आ सकती है। वहीं व्यापार अनुकूल नीतियों के माध्यम से भारतीय शेयर मार्केट में भी तेजी आ सकती है। और हमारे इन्वेस्टर्स का अगर पैसा सुरक्षित रहेगा तो आगे आने वाले समय में ग्रोथ भी देखने को हमें मिलेगा। लेकिन नुकसान क्या है? फायदे तो ठीक है, हमने गिनवा दिए, क्या कोई नुकसान भी हो सकता है? देखिए, फायदे और समस्याएं दोनों अपने पास एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसमें भी देखना होगा। क्योंकि ट्रंप साहब ने साफ तौर पर तो कहा है कि हम डोमेस्टिक इश्यूज को ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, तो अब डोमेस्टिक इश्यूज को बढ़ाएंगे तो इसको देखना लाजमी है। देखिए, पहला पॉइंट, महंगाई बढ़ सकती है। कैसे महंगाई बढ़ेगी? ब्याज दरों में तेजी और अमेरिकी चीजों की बढ़ी हुई लागत से भारतीय कारोबार पर असर पड़ सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट तेज रहेगा और लागत बढ़ेगा, कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो ऑब्वियस है भारतीय कारोबार पर असर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी से, देखिए, ट्रंप साहब सबसे पहले क्या करेंगे, अमेरिका के इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात करेंगे। चूंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट हाई है, तो अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, तो आप इंडिया के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना कि अगर डॉलर मजबूत होगा तो इसका साफ मतलब है रुपया कमजोर होगा। तो टैक्स कटौती और राजकोषीय उपाय के माध्यम से बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है। इससे रुपए में गिरावट आएगी और डॉलर के मजबूत होने से भारत जिन चीजों का आयात करता है उसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी, विशेष रूप से तेल के लिए, और घरेलू महंगाई बढ़ेगी। तो अगर यूएस की इकोनॉमी बूस्ट होती है तो ठीक है, एक सेक्टर में हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, लेकिन दूसरे अर्थ में अगर डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया उसके पैरेलल में नहीं मजबूत हो रहा है, रुपये में गिरावट आ रही है, तो लॉन्ग टर्म में आपके यहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी टर्म समझना है। तीसरा, ट्रंप की जीत से भारतीय शेयर मार्केट में शुरू में बेशक तेजी आई, लेकिन लंबे समय तक यह तेजी रहेगी, इस पर संशय रहेगा। ट्रंप की नीतियां शेयर मार्केट में अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। पिछला बार भी देखा यही गया है कि पिछले डेटा से पता चलता है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी बाजारों ने भारतीय बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया और इस दौरान नैस्डैक को 77% की बढ़त मिली थी, जबकि हमारा निफ्टी, नैस्डैक मतलब वहां का, न्यूयॉर्क का, अमेरिका का, और हमारे निफ्टी को केवल 38% ही बढ़त मिली थी। मतलब अमेरिका को बेनिफिट हो सकता है, बट भारत पे भी संशय है। वीजा को लेकर भी भारतीयों के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप साहब बार बार आव्रजन पॉलिसी यानी इमिग्रेंट पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, तो इस पर समस्या हो सकती है। ट्रंप ने पिछली बार भी H1B वीजा पर बैन लगा दिया था। इससे अमेरिका में मौजूद भारतीय आईटी कंपनियां बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी, विशेषकर स्टूडेंट्स जो हमारे यहां से जाते हैं वहां पढ़ने के लिए, उनको लेकर के भी। तो जो अगर इमिग्रेशन पॉलिसी लाते हैं तो अब वहां पर देखना है कि किस तरह से भारत के साथ रिएक्शंस रहेंगे। ट्रंप ने भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना की है। ट्रंप प्रशासन भारत पर ट्रेड बैरियर को कम करने के लिए दबाव डाल सकता है। इससे आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे। जैसे पिछली बार का मुझे पता है कि स्टील को लेकर के दोनों देशों के बीच काफी तनाव का माहौल था कि नहीं भाई, आप उसका जो ये है, आप कह सकते हैं कि ट्रेड बैरियर जो स्टील को लेकर के उसको कम करिए, क्योंकि उससे यूएस स्टील को क्या हो रहा, नुकसान हो रहा, भारतीय स्टील सस्ती थी। तो इस दोनों देशों के बीच में इसको लेकर के भी एक गहमा-गहमी का वातावरण था। तो सिक्कों के दोनों पहलुओं के अनुरूप भारत और यूएस के रिलेशन को देखे जाने की आवश्यकता है। हालांकि अभी तो सब कुछ परसेप्शन है, सब कुछ संभावना आधारित है। ट्रंप साहब अपने इस प्रेसिडेंशियल पीरियड में कैसे यूएस की फॉरेन पॉलिसी को, यूएस की डोमेस्टिक पॉलिसी को आगे लेकर के चलेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। बट फिर भी एक अच्छे देश के नाते, एक अच्छे हम लोग बात कर सकते हैं ग्लोबल नेता के तौर पर स्वागत है ट्रंप साहब का, और भारत और यूएस का रिलेशन आगे अच्छा बना रहे, और साथ ही साथ यूक्रेन रशिया वॉर एंड हो जाए, मिडिल ईस्ट की जो समस्या है वो समस्या पर लगाम लग जाए, ग्लोबल सप्लाई चेन सुधर जाए,
यही उम्मीद करने हम लोग कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इकोनॉमी हमारी भी अच्छी होगी और शेष विश्व की भी अच्छी होगी। तो इसी के साथ ट्रंप साहब को हार्दिक अभिनंदन, वंदन। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर उनको भारत की तरफ से हार्दिक बधाई। जय हिंद, थैंक यू।